राजस्थान प्राइम में देखते हैं, आइए आप खबरें विस्तार से। देखिए, जालौर जिले में पेयजल संकट के गंभीर मुद्दे को एनडीटीवी राजस्थान द्वारा उजागर किए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, जिससे ग्रामीणों को राहत भी मिली है। ग्रामीणों को पानी की किल्लत के कारण दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, जिसमें उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। सूखी पड़ी जेएलआर ग्राउंड लेवल जो रिजर्वॉयर्स जिसे कहते हैं, उसके कारण पानी की आपूर्ति पूरी ठप हो गई थी, जिससे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से समाधान की मांग भी उठाई। एनडीटीवी राजस्थान ने इस मुद्दे को प्रमुखता से कवर किया, दिखाया, रिपोर्ट किया, जिसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक टीम जो है मौके पर पहुंची। तो जालौर जिले में पेयजल संकट के गंभीर मुद्दे को एनडीटीवी राजस्थान द्वारा उजागर किए जाने के बाद देखिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है और की गई है, जिससे ग्रामीणों को राहत कहीं ना कहीं मिली है। ग्रामीणों को पानी की किल्लत के कारण दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था और जिसमें उन्हें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा था। सूखी पड़ी जेएलआर ग्राउंड लेवल रिजर्वॉयर जिसे कहते हैं, उसके कारण पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई थी, जिससे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और प्रशासन से समाधान की मांग भी उठाई। की मुहिम का असर हुआ है, खबर का असर देखने को मिला है और हम आपको बता दें, खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई जो है हुई है, ग्रामीणों को राहत पहुंची है, क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। आपको भी याद होगा, पानी की किल्लत को लेकर हमने खबर दिखाई थी और ऐसी वैसी खबर हम प्रमुखता से खबर हमने रिपोर्ट किया था। वहां पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई हुई। एनडीटीवी को न्यूज बताने के बाद में 8 महीने से टंकी चालू हुई है। पहले तो बंद ही पड़ी, ये जब तक ये न्यूज नहीं दी थी तब तक टंकी बंद ही थी। न्यूज बताने के बाद में 2 दिन में चालू हो गई है, तो हमारे लिए खुशी की बात है जो हमें पानी की समस्या बंद हो गई है। अब निजात मिलेगी आपको? हाँ, मिल गई, निजात मिल गई, पानी मिल गया। मवेशियों को भी पानी मिलेगा, गायों को भी पानी मिलेगा, सभी को की समस्या का हल हो गई है। हमारे गाँव में पानी नहीं आवतो तो टंकी में कनेक्शन दी दो कौन, तो अब पानी कनेक्शन दी दो, पानी आयु। टीवी वालों ने, पत्रकार ने बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अफसर ने बीजान सब आवे वो देख गया, वो पत्रकार वाला आई आटे देखियो जन्ने हिसाब पानी आयु। 2-4 महीने से टंकी तो बनी थी, पानी नहीं आ रहा था। अभी आप पत्रकार पधारे इधर, पत्रकारों ने दिखाया टीवी में, दिखाने के वजह से प्रशासन इधर आई। प्रशासन ने देखा कि भाई टंकी में पानी नहीं आ रहा है, परवा पूरा खाली पड़ा था, टंकी में बिल्कुल परसों के लिए पानी नहीं था। और आके प्रशासन ने देखने के बाद, आप लोगों ने दिखाने के बाद में पानी प्रशासन आके आज चालू किया है, खड्डा खोदा है, कनेक्शन भी चालू किया है। अभी कनेक्शन चालू करके आज से पानी चालू हो गया है। अभी टंका भी भर रहा है, पानी चालू हो गया है। आप लोगों के वजह से ये सब कुछ पानी चालू हुआ है, आपने टीवी में दिखाने से सब चालू हुआ है। राज पुरोहित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो राज जी, ऐसा है कि हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और एनडीटीवी राजस्थान की मुहिम का देखिए असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। राज जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 8 महीने से लगातार इस जेएलआर में पानी की सप्लाई नहीं थी, यानी कि 8 महीनों पूर्व ही जेएलआर को बना के रख दिया था, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी भी थी और ग्रामीण सहित पशुओं को भी तरसना पड़ रहा था पानी को लेकर, जिसको लेकर हमारे पास समाचार मिले और अपने एनडीटीवी की टीम वहां मौके पर पहुंची और हमने प्राथमिकता से एक पूरी खबर दिखाई, जिसको लेकर प्रशासन हरकत में आया और आनंद फानंद में 2 दिन के भीतर ही पानी का जो कनेक्शन है वो सुचारू रूप से शुरू करवा के पानी जेएलआर में सप्लाई शुरू करवाया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भी खुशी जाहिर की है और एनडीटीवी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। ग्रामीणों का क्या कहना है इस पे, भरत? जी, ग्रामीणों ने बताया है कि आप द्वारा, एनडीटीवी द्वारा जो खबर बताई है और लगातार हम जालौर जिले की कई ऐसी पानी की समस्या को लेकर जो खबरें हैं लगातार प्रकाशित कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी हरकत में आ रहा है और जो समस्या है उसको निस्तारण करने में लगातार लगा हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका भरत, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो खबर का असर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर कि कैसे खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई हुई और पानी की किल्लत, जिससे लोग, आम ग्रामीण जो है, आम जनमानस जो है, वो मजबूर था दूर दूर तक जाके पानी लाने को, वो उनको कहीं ना कहीं अब कार्रवाई होने के बाद परेशानी से निजात मिला है।
और आइए आगे बढ़ते हैं। दौसा जिला अस्पताल भजनलाल सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं को अस्पताल प्रशासन पलीता लगता नजर आ रहा है, जहां प्रदेश की भजनलाल सरकार अस्पतालों में मरीजों को दूध मुहैया करा रही है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके, लेकिन उसे स्वास्थ्य के लिए और दूध के लिए मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दूध मरीज को पर्ची के जरिए मिलता है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें, पर्ची लेकर लोगों को दूध विक्रेता के पास जाना पड़ता है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए या थोड़ा भी लेट हो जाता है तो उन्हें दूध नहीं मिलता है, लेकिन नियम के अनुसार मरीजों को दूध उनके बेड पर ही मिलना चाहिए। पर्ची के हिसाब से दूध विक्रेता अस्पताल प्रशासन से उसके दाम वसूल रहे हैं। यह भी बात हम आपको बता दें सामने आई है, ये भी तथ्य सामने आए हैं। कल से आया हूँ मरीज के साथ में, तो यहाँ पूरा गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग तो दूध क्या नाम है मरीज को बेड पे मिलना चाहिए, लेकिन ये अपनी पर्ची दे देते हैं और दूध क्या नाम है वहाँ से कैंटीन से जाके लेने जाना पड़ता है। कई लोगों को ये पता भी नहीं होता यहाँ पर क्या नाम की दूध कैसे आता है, लेकिन अब कहीं इस चीज़ को भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। तो दूध क्या है पेशेंट को अपने से बेड पे मिलना चाहिए, लेकिन ये फैसिलिटी इन्होंने अभी तक अवेलेबल करा नहीं पा रहे। वीरेंद्र सिंह नारुका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो वीरेंद्र, सबसे बड़ी हाईलाइटिंग पॉइंट यहां पर देखिए ये है कि पर्ची के हिसाब से दूध विक्रेता अस्पताल प्रशासन से उसके दाम भी वसूल रहे हैं, जहां पर देखिए मरीजों को दूध उनके बेड पर मिलना चाहिए, यहां पर तो कुछ और ही खेल चल रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खेल कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पर भजनलाल सरकार की जो अहम जो स्वास्थ्य की योजना है उसमें कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है कहीं ना कहीं उसके आशीर्वाद से ये जो संवेदक है, दूध संवेदक जो दूध सप्लायर है वो कहीं ना कहीं फलिता लगाता नजर आ रहा है। हाल ही के अंदर यहाँ पर सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत का भी दौरा रहा, जिसके अंदर सुधांशु पंत का कहना था कि सरकार की जो अहम योजना है स्वास्थ्य को लेकर, इसको लेकर गंभीर सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन दौसा जिला जो रामकरण जो अस्पताल है उसके अंदर कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल है प्रशासन उसकी कहीं ना कहीं शह पर ये सारे काम हो रहे हैं कि पर्ची से जो दूध की जो सप्लाई हो रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में नहीं तो देवेंद्र, इस पर अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? बिल्कुल, इस मामले को लेकर हमारी पीएमओ से बात हुई थी, डॉक्टर आर.के. मीना से हमारी बात हुई थी, जिन पर उनका कहना है कि इस मामले को उनको इस मामले का पता नहीं है, लेकिन फिर भी उनने ये कहते हुए अपनी बात रखी कि बेड पर दूध मिल रहा है। जबकि मरीजों से जब हमने जानकारी ली तो मरीजों का कहना है कि जो दूध है उस समय से मरीजों के पास नहीं पहुंच रहा है। खुद ही मरीज के अटेंडेंट को वहां लेकर जो जहां पर ये सरेस का जो बूथ है यहाँ पर लगा रखा है, इस पर लेने के लिए जाना पड़ता है। कभी कभार तो जो मरीज है उनको जिनको पता नहीं है, जो नए मरीज आते हैं वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं रास्ता और उनको यहाँ पर ये जो दूध है उससे कहीं ना कहीं वंचित रहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है कहीं ना कहीं उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। कहीं ना कहीं इसके अंदर भी लोगों का ऐसा आरोप है कि भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। अगर इस पर अगर जांच हो तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर सरकार इसको गंभीरता से ले और इस मामले की अगर जांच हो तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार से का जो बड़ा खेल है वो कहीं ना कहीं सामने आ सके और मरीजों को कहीं ना कहीं जो सहूलत है, जो सरकार की अहम भजन सरकार की स्वास्थ्य योजना है, उनका कहीं ना कहीं लाभ मिल सके। जी चलिए ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जैसा देवेंद्र बता रहे थे कि दूध नहीं मरीजों को मिल रहा है, सिर्फ पर्ची, और अस्पताल प्रशासन भी इस व्यवस्था से अनजान है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जयपुर के जोबनेर पहुंचे और देवनानी मकराना से जयपुर जाते समय जोबनेर के निकट बेबेर वालों की ढाणी स्थित प्राचीन भैरव जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा की, अर्चना की और प्रदेश में सुख शांति की समृद्धि जो है उसकी कामना की है। इस अवसर पर सरपंच ममता कुमावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष छोटेलाल कुमावत, समाज सेवी गिरधारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। देवनानी के जोबनेर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों और विकास कार्यों पर भी चर्चाएं हुई। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर सीकर शहर में आतिशबाजी कर मशाल जुलूस निकाला गया। अंबेडकर जयंती पर कल जिले भर में कई कार्यक्रम होंगे। शहर में समता रैली निकालकर अंबेडकर सर्कल पर 134 किलो का केक भी काटा जाएगा। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजधानी पर, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर सीकर शहर में आतिशबाजी कर मशाल जुलूस निकाला गया। और अंबेडकर जयंती पर कल जिले भर में कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं
और शहर में समता रैली निकालकर अंबेडकर सर्किल पर 134 किलो का केक जो है वो काटा गया। देखिए, अलवर में अंबेडकर जयंती के पहले पुलिस प्रशासन सतर्क है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का मंदिर में गंगा जल छिड़काव करने से दलित सियासत जिले में गर्मा चुकी है। दलित समाज नाराज है, क्योंकि ऐसा आहूजा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर दर्शन के बाद किया और दलित समाज उसे अपना अपमान कहीं ना कहीं मान रही है। अलवर में गरमा रही है जातिगत राजनीति और अंबेडकर जयंती को लेकर यहां पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। दलित संगठन सड़क पे उतरकर विरोध कर रहे हैं और ज्ञानदेव आहूजा से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में जब यहां से विधायक टीकाराम जूली अलवर के राम मंदिर में गए थे, तो भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगाजल का छिड़काव किया था। ज्ञानदेव आहूजा का आरोप था कि कांग्रेस नेता सनातनी नहीं है, तो कांग्रेस ने इसे दलितों का अपमान बताया है। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ जो एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? दलित समाज में आक्रोश है, आंदोलन करने का पूरा इरादा है। मांग है कि ज्ञानदेव आहूजा माफी मांगे। जिस व्यक्ति ने संविधान की अवहेलना किया, संविधान का अपमान किया है, माननीय टीकाराम जूली का अपमान किया है, पूरे समाज का अपमान किया है, तो छुआछूत अधिनियम के तहत प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे और माफी मांगे, पूरे समाज के सामने माफी मांगे कि मेरे से गलती हुई है, तो समाज माफी कर सकता है। दूसरी ओर ज्ञानदेव आहूजा पार्टी से निलंबित तो हो गए हैं, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है। और मैं न माफी मांगूंगा, मेरा स्वभाव में न तो यू टर्न है पत्रकार महोदय, न यू टर्न है और न पछतावा है, न पश्चाताप है, और न मैं क्षमा मांगूंगा, न माफी मांगूंगा। मैंने जो कहा वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कहा, दलित नेताओं के खिलाफ नहीं कहा। दलित का इसमें कोई संबंध नहीं। अनावश्यक तूल देकर कांग्रेस के स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चिल्ला रहे हैं ज्ञानदेव ने दलित के जाने पर गंगा जल छिड़का, यह सर्वथा गलत बात है। अलवर में दलित वोट बैंक अहम है। 6 में से 2 सीटें पूरी तरह से एससी के लिए आरक्षित हैं, तो बाकी सीटों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। भाजपा नहीं चाहती कि दलित वोट उनके हाथ से खिसके, इसलिए ज्ञानदेव आहूजा से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अलवर में जातिगत राजनीति हमेशा हावी रही है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर अलवर में उग्र आंदोलन हो चुका है और ऐसे में अंबेडकर जयंती के मौके पे जातिवाद की दरारें और चौड़ी न हो, इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। अलवर से मुदित गौर के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। छब्बीस 11 मुंबई हमलों के साजिश में शामिल तहव्वुर राणा भारत में है। उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन उसके प्रत्यर्पण को लेकर एक अहम जानकारी अब सामने आई है। अमेरिका में राणा के वकील और वहां के विदेश मंत्रालय के बीच ईमेल के जरिए बातचीत में बड़ा खुलासा हुआ है। इधर एनआईए राणा का वॉइस सैंपल लेने की तैयारी में जुट चुकी है। कम टू मी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी देखिए, इसके अंदर तहव्वुर राणा बैठा है, पूरा का आप देख सकते हैं। 26/11 हमलों का ये एक बहुत अहम मास्टरमाइंड है, एक बहुत अहम कड़ी है। राज तहव्वुर राणा भारतीय एजेंसी के हवाले हो चुका है। भारत आने से बचना चाहता था तहव्वुर राणा। ये सामने आ रहा है कि राणा ने पूरी कोशिश कर ली कि वो भारत ना भेजा जाए। बताया जा रहा है कि इसी साल जनवरी में जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तहव्वुर राणा को कोई राहत नहीं मिली, तो 21 जनवरी 2025 को राणा के वकील जॉन डी क्लाइन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक मेल भेजा था।
मेल में लिखा था। जब मुंबई हमलों के मामलों में राणा को शिकागो कोर्ट ने बरी कर दिया तो राणा को भारत भेजकर इस मामले का दोबारा ट्रायल नहीं होना चाहिए। मेल में लिखा गया कि राणा एक पाकिस्तानी मुस्लिम है और भारत में उसके खिलाफ ज्यादती होगी। भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं। भारत की जेलों की हालत ठीक नहीं है। राणा को वहां टॉर्चर किया जाएगा। ये भी दलील दी गई कि राणा को पार्किंसन, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, इसलिए राणा को भारत ना भेजा जाए। लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ओलिवर लुइस ने इस अपील को खारिज कर दिया। उनका जवाब था कि भारत संयुक्त राष्ट्र की एंटी टॉर्चर संधि का पालन करता है और इस तरह की आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। मेल ट्रेल के आखिरी 2 पन्नों में मार्को रूबियो के ऑफिस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि वो प्रत्यर्पण रोकने के पक्ष में नहीं है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो भारत की जो ताकत है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। जो भारत कहीं भी कोई किसी देश में कोई क्राइम करता है, भारत में क्राइम करता है, कहीं भी हो, वो दुनिया के किसी भी कोने से भारत लाया जा सकता है। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। और अमेरिका ने तहब्बुर राणा की वकील की जो अर्जी थी उसको खारिज करते हुए तहब्बुर राणा को भारत भेजा। तो ये दोनों की बातचीत का जो मेल ट्रेल है वो एनडीटीवी को मिला है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अमेरिका ने तहब्बुर राणा के वकील की तमाम जो बातें थी उनको दरकिनार करते हुए तहब्बुर राणा को भारत भेजा। इधर भारत में एनआईए ने राणा से जुड़ी जांच तेज कर दी है। खबरों के मुताबिक एनआईए अब राणा का वॉइस सैंपल लेने की तैयारी में है, जिससे उसके कॉल रिकॉर्ड से मिलान किया जा सके। एनआईए सूत्रों के मुताबिक राणा के वॉइस सैंपल एनआईए हेडक्वार्टर में ही लिए जा सकते हैं। इसके लिए सीएसएफएल के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। हालांकि वॉइस सैंपल लेने के लिए आरोपी की सहमति जरूरी होती है। यदि राणा मना करता है तो जांच एजेंसी कोर्ट को सूचित करेगी, जिससे चार्जशीट के समय राणा की मुश्किलें पड़ सकती हैं। तहब्बुर राणा का जो वॉइस सैंपल है उसको लेने के लिए वो कोशिश कर सकती है, और अगर तहब्बुर राणा इसकी परमिशन देता है तो तहब्बुर राणा का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। ये वॉइस सैंपल सीएफएसएल के एक्सपर्ट लेंगे, और अगर ये वॉइस सैंपल उस कॉल रिकॉर्डिंग से मैच हो गया तो ये साफ हो जाएगा कि मुंबई हमले के दौरान जो तहब्बुर राणा है वो डेविड कोलमन हेडी से बातचीत कर रहा था और पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। तो ये कोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस होने वाला है अगर वॉइस सैंपल मैच कर जाएगा। 26/11 हमलों की जांच से जुड़ा ये मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। तहब्बुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से न केवल न्याय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी, बल्कि ये वैश्विक आतंक के खिलाफ एक सख्त संदेश भी होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सिंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक तरफ वक्फ कानून को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है, दूसरी ओर इसके विरोध में हो रहे प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जमीन सबसे ज्यादा सुलग रही है, जहां कई जिलों में हिंसा हो रही है और हुई है, और मुर्शिदाबाद में 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको समझाते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल सुलग रहा है। कई जिलों में हिंसा हुई, जिनमें मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली शामिल है। लेकिन मुर्शिदाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। शुक्रवार को शमशेरगंज इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के आदेश दे दिए। कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों से रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, पूरा फुल्ली अंडर कंट्रोल। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काई जा रही है। हमें आश्चर्य होता है
ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। विपक्ष के नेता भी पश्चिम बंगाल की हिंसा का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना कहीं भी पैनल वो बिल्कुल उसको हम कंडेम करते हैं। हिंसा कहीं भी बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, उसका हमेशा कंडेम होना। जो कुछ हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं हर व्यक्ति से अपने दल के बिहाफ पे आग्रह करूंगा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध गांधी हमें बता के गया, उस पर चलिए। मामला न्यायालय में है, कई पिटीशन है, मेरा दल भी पिटिशनर है। वहीं असम के सिलचर में भी वक्फ कानून का विरोध हुआ। रविवार को प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, लाठी चार्ज की नौबत तक आ गई। जो बिल पास लेके कुछ लोगों ने अचानक से एक 300-400 लोग रास्ता पे आ गए, मतलब निकलने के लिए कोशिश किया। इमीडिएटली हमारा पुलिस टीम हम लोग वहाँ पे आए और हम लोगों ने लोगों को डिस्पर्स किया। और डिस्पर्स करने के बाद कुछ मतलब अनरूली लड़के थे जो कुछ समझ नहीं रहे थे, तो वो लोग को हम लोगों ने डिस्पर्स करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब रीजनेबल फोर्स हम लोगों ने यूज किया और किसी का कोई ऐसा चोट नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल हैव डिस्पर्स पीसफुली। और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये कानून इस्लाम विरोधी है, इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज करेंगे। हंगामा मध्य प्रदेश के गुना में भी मचा। हनुमान जयंती जुलूस के दौरान शनिवार को दो पक्ष आमने सामने आ गए। मस्जिद के सामने डीजे बजाने के विवाद में पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। आरोप है कि मस्जिद के अंदर से पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तनाव के मद्देनजर 4 जिलों की पुलिस का जमावड़ा है। मंजूरी नहीं दी भाई साहब, मैं आवेदन लेके आओ, प्राप्ति लेके आ रहा हूँ। जब आप कहना चाहिए कि भाई हम नहीं निकलवाने जा रहे, मगर फिर भी आप निकालने के बाद कह रहे हो 4 पुलिस वाले भेज रहे हो। मैं कह रहा हूँ भाई साहब आप ध्यान रखना थोड़ा मस्जिद पे। इनका ऐसा लग रहा है 4 साल से निकलता आ रहा है, मेरा अच्छा था। 5 साल इन्होंने पहले से प्लानिंग करके काम किया है। डट बर्तन लेके तक बैठे थे आदमी। 5-6 बच्चे मेरे बहुत भयंकर घायल हुए हैं, जिनके सर फटा है, पैर फटे हैं, बहुत जोर से पथराव किया है इनने। मेरी पगड़ी उछाली गई, सबसे पहले मैंने जुलूस निकालना था आगे। लोकतंत्र में विरोध की मनाही नहीं है, लेकिन हिंसक विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बेशक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।